जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतहाई अफसोसनाक रवैया हुकूमत पंजाब, निगरान हुकूमत पंजाब की तरफ से आज लाहौर में देखने में आया है, जहां पे पीटीआई इमरान खान ने कॉल दी थी आज अदलिया बचाओ रैली की और उसको अपनी इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा करार दिया था। अब लाहौर में इस रैली के अनाउंस होते ही दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जो कि अपने तौर पर एक काबिल एतराज़ और एक काबिल सवाल इकदाम है निगरान हुकूमत पंजाब का कि जब एक सियासी रैली की इजाज़त ली गई बाकायदा तौर पे, और दफ़ा 144 वैसे भी अंग्रेज़ का बनाया हुआ काला कानून है कि जहाँ पे बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के एहतजाज को ब्लॉक करने के लिए, किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट को ना होने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती थी, जो कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है। और उसी साम्राज्य निज़ाम की याद ताज़ा करते हुए आज निगरान हुकूमत पंजाब ने जिस तरह से लाहौर में पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी फेंका गया, मुजाहिरीन पे जो सामान पाक जाने की कोशिश कर रहे थे, रैली निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन पे रबड़ की गोलियां बरसाई गई, ख़वातीन के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया। कुछ ख़वातीन की वीडियोस आपने देख ली होंगी, वो दिखा रही थी कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनको धक्के दिए गए, उन्हें गालियाँ दी गई पुलिस की तरफ से। और एक मैदान जंग बना रहा आज लाहौर पुलिस के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान। आज की कोई वजह, अव्वल तो किसी भी इज्तिमा को, किसी भी पुरअमन इज्तिमा को रोकने की कोई वजह नहीं होती। पाकिस्तान का आइन तमाम जमहूरी तकाज़े इस बात की इजाज़त देते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी या कोई भी गिरोह अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहता है तो उसको इसका पूरा हक़ हासिल होता है। ये उसका बुनियादी इंसानी हक़ है, ये जमहूरी हक़ है, ये उसका आइनी इंसानी हक़ है। लेकिन कोई वजह नहीं थी कि जिस तरह से आज पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। निगरान हुकूमत किसके इशारों पर यह काम कर रही है? और इमरान खान ने आज कौम से ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि एड्रेस किया उन्होंने अपने कारकुनान को, और उन्होंने इसका सारा इल्ज़ाम नून लीग पीपल्स पार्टी पीडीएम की हुकूमत पे डाल दिया। लेकिन पंजाब में ना तो नून लीग की हुकूमत है ना पीडीएम की हुकूमत है, उसके बावजूद इमरान खान कहते हैं कि जो निगरान सेटअप है वो पीडीएम की हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। क्या वाकई ऐसा है? और क्या इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके, अगर वाकई ऐसा है, अगर इमरान खान के इल्ज़ामात, उनके खदशात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैक डाउन करके इमरान खान के ख़िलाफ़ 76 केसेस जो कि आज 78 हो गए हैं, 2 मज़ीद मुक़दमात उन पर कायम कर दिए गए हैं बलूचिस्तान की अदालत में, इस्लामाबाद की अदालत में, क्या इन सब मुक़दमात के क़याम से और क्या इस तरह से क्रैक डाउन करके पीटीआई पे गवर्नेंस के मसाइल, मईशत के मसाइल हल कर लिए जाएंगे? जो इस वक्त समाजी मसाइल है क्या वो सारे हल कर लिए जाएंगे? जवाब इसका ज़ाहिर नफ़ी में है। और ये सारा वाक़या ऐसे वक्त में हुआ कि जब कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया। 30 अप्रैल पंजाब के इलेक्शन की डेट है। पंजाब इलेक्शन कमीशन ने इसका शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। तो ऐसे में कोई भी सियासी जमात अगर अपना इज्तिमा करती है तो क्या उसके साथ ये सलूक किया जाएगा पंजाब में? अगर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करना चाहती है, रैली जलसा जुलूस निकालना चाहती है, तो क्या उसके साथ ये सलूक किया जाएगा जो कि आज लाहौर में हुआ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी जितनी भी मसम्मत की जाए ये कम है और किसी भी तौर से इसकी कोई जस्टिफिकेशन मौसूल नहीं हो सकती। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर थोड़ी सी कुछ बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। पंजाब का शेड्यूल तो आ गया है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का शेड्यूल अभी तक नहीं आया। वहाँ पे गवर्नर ने मुशावरत करनी है इलेक्शन कमीशन से, और जो आज मुशावरत हुई वो बिला नतीजा ख़त्म हो गई। उसका कोई नतीजा, कोई आउटकम, उसका कोई आउटपुट उसका नहीं निकला, जबकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बिल्कुल सामने मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा कुछ बात करेंगे। इमरान खान आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं। इमरान खान ने तो अपनी ये ख्वाहिश बाज़ाब्ता तौर पे ऑन रिकॉर्ड ज़ाहिर कर दी थी, लेकिन ज़राए से खबर आ रही है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बयान दिया है जिसमें वो कहते हैं कि फ़ौज मुकम्मल तौर पे, एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे सियासत से अलग हो गई है और अब आर्मी चीफ का कोई काम नहीं है कि वो सियासतदानों से मुलाकात करें। जितने भी मसाइल हैं सियासतदान आपस में बैठ के तय करें। ये ज़ाहिर है एक बहुत ज़बरदस्त बयानिया है, बहुत ज़बरदस्त सोच, बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है आर्मी का, इस्टेब्लिशमेंट का, और ये वही चीज़ है जो कि आइन भी जिसकी हुदूद व क़यूद तय करता है। अब सियासतदानों को भी आपस में बैठ के हुदूद व क़यूद तय करनी है कि क्या वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ सवालिया निगाहों से देखेंगे, क्या बार बार एम्पायर की उंगली की तरफ देखेंगे? इमरान खान आखिर आर्मी चीफ से मुलाकात करना क्यों चाहते हैं? ये चंद एक मामलात हैं, चंद एक सवालात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर
मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी लाउड एंड क्लियर। जी, ये जो आज पंजाब में हुआ है, गवर्नमेंट इसकी बहुत सी तावीलें पेश कर रही है। नंबर 1, इमरान खान ने कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये पीडीएम का किया धरा है, जबकि इस वक्त पंजाब में ना तो नून लीग की हुकूमत है ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। दफ़ा 144 नाफिज है। निगरान गवर्नमेंट कहती है कि हमने दफ़ा 144 और राना सनाउल्लाह ने आके कहा कि एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि अमन व अमान का एक खदशा पैदा हो सकता है। क्या ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी थी कि वो रैली मनसूख कर देती या आपको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था? इमरान इस्माइल साहब। शुक्रिया खरीदा। देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो आपने जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक नुक्ता उठाया है कि इस वक्त पंजाब में एक ऐसी हुकूमत है जो पीडीएम से ताल्लुक नहीं रखती। मेरा तो यहीं से ऐसे अख्तिलाफ आपसे है इस बात के ऊपर कि इस वक्त अमलन पीडीएम की हुकूमत है पंजाब में, और उन्हीं के नामजद उम्मीदवार को दिया गया, सारी उनकी चीजें बाला ताक रख के उनको लगाया गया, और हम देख भी रहे हैं कि वो सारी चीजें उन्हीं की हिम्मत पर चल रही हैं। अब इस वक्त माहौल एक ऐसा बन चुका है कि पंजाब में एक तारीख आ चुकी है इंतखाबात की, और आज से हमने अपनी कैंपेन किक ऑफ करना थी, और उस कैंपेन किक ऑफ के लिए के डर से मैं समझता हूँ कि जो खान साहब की मकबूलियत और अवाम में जो पजीराई खान साहब को मिल रही है, उसके खौफ से कि आज एक बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है, ये कार्रवाई की गई है, ये काम किया गया है, जिसके नतीजे में आज हमारे एक कारकुन बिलाल की भी शहादत हुई, और उसकी वीडियो फुटेज भी आ रही है कि रोड पर किस तरह पुलिसों से ज़दोकोब कर रही है, मार रही है, और वो अपनी कीमती जान उसकी चली गई बेचारे की, और वो खालिक अकीदी जा मिला। तो हम ऐसे माहौल में इलेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे एक तरफ दहशतगर्दी, अमलन दहशतगर्दी का खतरा है, दूसरी तरफ हमें इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट से दहशतगर्दी का खतरा है, और हम हर तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन हम अल्लाह के सहारे के बाद अवाम की बेसिस पे हम इलेक्शन में जा रहे हैं। हमारा जमहूरी हक है इलेक्शन में जाना और कैंपेन चलाना, उसे हम इस्तेमाल करेंगे चाहे जो भी हो। तो इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलने की तवक्को कहाँ है? और दूसरा सवाल मेरा साथ कनेक्टेड ये कर लीजिएगा कि 2018 में दीगर सियासी जमातों को शिकायत थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और उनके मुताबिक उनका इल्ज़ाम ये था कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट आपको पस पर्दा रह के सपोर्ट कर रही है, जिसके बारे में आगे चल के हम मज़ीद कुछ बात भी करेंगे। लेकिन 2018 में आज की हुकूमती जमातों को शिकवा था कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2023 5 साल के बाद आपको शिकवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं दी जा रही? इनका तो रोना उस वक्त बिल्कुल नहीं बनता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मुझे नहीं कि ये कहाँ से चीज़ आई थी। मैं इलेक्शन को एक्सपेरिमेंट कर रहा था कराची में, और मैंने ये सारा यहाँ पे काम किया और सारा कैंपेन रन की, लोगों के साथ गया, मिला, सारा कुछ किया। मैं समझता हूँ कि कम से कम मैं यहाँ तक तो आपसे कह सकता हूँ कि इधर तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी इसके हमें बहुत बड़ी फेवर कोई मिल रही हो किसी से, या कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही हो। अलावा इसके कि मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि आवाम भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ थी, और हमें कोई शिकायत नहीं हुई इलेक्शन कमीशन से। कोई यानी ऐसे तो मेरे ख्याल 20 दर्जनों शिकायतें डाली होंगी हमने, लेकिन कोई ऐसी शिकायत नहीं, ऐसा नहीं थी जो आज है हमें। और उस वक्त इन्होंने भी पीडीएम या पीपल्स पार्टी या किसी ने, इन्होंने भी कोई ऐसी शिकायत नहीं की, मेजर शिकायत इलेक्शन कमीशन से कि उनके साथ उनको दीवार से लगाया जा रहा है या कोई फेवरिज्म कहीं चल रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये हाइंडसाइट इस 2020 इलेक्शन के बाद ही सारे शुरू हो जाते हैं सारी चीज़ें करना, वो एक अलग बात होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई एजेंसीज की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई हमें फेवर दिए गए थे। लेकिन आज आपको शिकवा है, आज पीटीआई को शिकवा है, या अभी आप समझते हैं कि अभी आप देखेंगे? आज शिकवा नहीं, आज हमें गिला भी है, हमें आज उसमें अफसोस भी है, और सामने ये जो नजर भी आ रही है सारी चीजें, हमें सिर्फ अपनी अदालतों से इस वक्त इंसाफ की तवक्को है, बाकी हमें किसी चीज से इंसाफ की तरफ तवक्को नहीं है। आज जो अगर ये कहता है कि पाकिस्तान में हुकूमत पीडीएम की है, या कोई अगर ये कह दे कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं है उनके पीछे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बगैर तो पीडीएम की हुकूमत 2 घंटे भी नहीं चलेगी, गिर जाएगी।
मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन ये जो एस्टैब्लिशमेंट के सहारे की आप बात कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पे जरा एक सवाल जनरेट करना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया ऑन रिकॉर्ड पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, बट आर्मी चीफ ने उसको बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं सियासतदानों से मुलाकात नहीं कर सकता, और तमाम सियासतदानों का जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इमरान खान से मुलाकात नहीं करूंगा। तो आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं जब आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि सियासत से हम दूर हैं, हम एक पॉलिटिकल हो चुके हैं, हम किसी सियासतदान के साथ ना मिले हैं ना काम करेंगे, गवर्नेंस मामलात हुकूमत के जहाँ पर हैं वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन सियासत के अंदर मुलविस नहीं होंगे, उसके बावजूद आप ये इल्ज़ाम किस बुनियाद पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने फैसला जो किया ना न्यूट्रल होने का, कि न्यूट्रल हो जाएंगे और बिल्कुल सियासत में नहीं आएंगे। देखें, जब से पाकिस्तान बना है, जब आज तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट का बहुत मेजर रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत, पॉलिटिक्स और पावर गेम्स के अंदर, आज भी है। हो सकता है कि वो आने वाले वक्त के लिए प्लान कर रहे हो कि इसको कम करेंगे या ग्रेजुअली करेंगे। अगर आज फैसला भी कर लें कि 100% हमने नहीं जाना इसके अंदर, तो भी उनको इस गेम से या इस सेटअप से निकलने में टाइम लगेगा। आज की हकीकत ये है कि आज उनका इन्फ्लुएंस है, वो बाकी हैं अभी, उनका इन्फ्लुएंस है, और वो सिर्फ अपने बैरक्स या अपने जो उनके गिवन असाइनमेंट्स हैं वहाँ तक मौजूद फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाए। वी नीड टू ट्रस्ट इट। अगर वो कह रहे हैं कि हम उन्होंने करना है ये काम, तो जरूर करें, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे ये काम करने में। लेकिन अगर इमरान खान अपने मुल्क की आर्मी की चीफ से मिलना चाहते हैं, उनके पास ग्रीवियंसेस भी हैं अपने इस इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके पास अप्रिसिएशन भी है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके पास मजीद बात करने के लिए भी चीजें हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मिलना ना मिलना जो है वो उनकी सवाबदीद है, लेकिन हमारे दरवाजे तो खुले, हम मिलना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, और वो लेकिन क्यों मिलना चाहते हैं? ग्रीवेंसेस किस हवाले से, किस बारे में ग्रीवेंसेस हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, इस हुकूमत ने उनका FIR का पर्चा नहीं काटा है। इमरान खान अदालत मौजूद है, ये मामला लेके अदालत के पास जाएं, आर्मी चीफ के पास जाने का तो नहीं है ना? गए हुए अदालत में भी गए। नहीं, मैंने आपको बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द things that he would like to discuss, he may would like to discuss। मुझे नहीं पता, मेरे साथ उन्होंने एजेंडा डिस्कस नहीं किया कि उनसे मिलकर क्या बात करना चाहते हैं। लेकिन ये कि अगर वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं तो ये आप आर्मी चीफ की सवाबदीद है, उनके कोर्ट में है बॉल की। लेकिन इस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं है ना। वज़ीर आज़म होते आर्मी चीफ से मुलाकात ठीक है, एक प्रोफेशनल वज़ीर आज़म होते तो जरूर मुलाकात हो जाती है। एक सियासतदान से क्या एक सियासतदान को आर्मी चीफ से मुलाकात करनी? पाकिस्तान में हमारे सियासतदानों से आर्मी चीफ नहीं मिलते रहे? क्या इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो जनरल बाजवा ने मुलाकातें नहीं की नवाज शरीफ से? क्या वो शहबाज शरीफ से नहीं मिलते रहे? क्या ख्वाजा आसिफ से नहीं मिले? इसमें कौन सी अनोखी चीज होगी? नहीं, नवाज शरीफ से कब मुलाकात की जनरल बाजवा ने? शहबाज शरीफ से तो हुई, बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई। ख्याल किया जाता है कि जब वो लंदन गए थे तो वहाँ पे भी उनकी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ से। मुमकिन है ना, अफवाहें हैं ना, अफवाहें हैं। चलो, बड़ी जिम्मेदार हुई। ख्वाजा आसिफ से मुलाकात होती रही जी। बहुत सारे और भी नाम है इसमें, एहसन इकबाल हैं शायद, उनसे मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने खुद एतराफ़ किया ना, खुद रिकॉर्ड पे लिया कि अब हम एपॉलिटिकल हो गए। इससे पहले जो मुलाकातें होती रही और अब की मैंने यही आपसे अर्ज किया कि उनको एपॉलिटिकल होने में हम टाइम लगेगा, करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बट इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, तो उस टाइम लगने में आप थोड़ा मजीद उस टाइम को खींचना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि मुलाकात हो जाए? बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहते। अगर आर्मी चीफ से मुलाकात कोई मिलना चाहता है तो वो जरूर मिले, हमें तो किसी पे इतराज नहीं अगर आर्मी चीफ आज किसी और से मिलते हैं तो। लेकिन अगर आर्मी चीफ को इतराज है मिलने पे तो बेशक ना। लेकिन इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे भी है ना कि आप जैसे जनरल बाजवा, एक ज़माना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा के गुण गाया करती थी, उनको मुहिब्बे वतन जर्नैल और किस अलकाबात से नहीं नवाजा करती थी। फिर एकदम से 360 डिग्री का यू टर्न आया और जनरल बाजवा का अब कोर्ट मार्शल तक आप लोग करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये भी तो एक एलिमेंट मौजूद है ना कि जिसके आप बहुत गुण गाते हैं, जिनसे मुलाकातें करना चाहते हैं, फिर बाद में उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। नहीं, सारों का तो ऐसा नहीं है। एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें रेजिम चेंज का ऑपरेशन, जिसके अंदर फिर खान साहब को पहले ये ख्याल था कि ऐसा है, फिर उनको उस हकीकत के ऊपर आश्कार उनके ऊपर कि बिल्कुल ऐसे ही है, उनको प्रूफ भी मिले, तो उसके बाद उन्होंने बात की। वरना तो ये बात तो अगर हमें पहले इल्म होता कि काम हो रहा है तो फिर उससे पहले तो बहुत सारी बातें और भी हो सकती नहीं जो नहीं हुई।
لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آج جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد ان کو ہی پاکستان تحریک انصاف کنٹروورشل نہیں بنائے گی؟ اس بات کی ضمانت کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، کنٹروورشل بنانا ہوتا ہے تو ہم جس وقت عاصم صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا تھا معاملہ، اس وقت خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید اس کو لیت اللہ سے کام لیا جائے گا، ڈیلے کیا جائے گا. ایک سیکنڈ ڈیلے نہیں کیا خان صاحب نے، پوسٹ پون نہیں کیا. نہ ان کے دل میں کوئی چیز وہ پرانی رکھی ہے انہوں نے کہ جی پہلے کیا ہوا تھا واقعہ، یا جب وہ ڈی جی آئی تھے یا کوئی ایسی چیز ہوئی تھی. تو میں نہیں خیال کہ خان صاحب از ہولڈنگ اینی تھنگ، اینی گراجز اگینسٹ دا کرنٹ چیف. نو پاسٹ گرجز، امید ہے نو کہ پاسٹ یہ گرجز، نئے چیف بھی گراجز نہیں رکھ رہے ہوں گے. نو پاسٹ گرجز ایٹ آل ود دا کرنٹ آرمی چیف. آئی بلیو سو، یس. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آرمی چیف سے ملاقات کے لیے تو بہت پریس اپون کر رہے ہیں، لیکن حکومت سے ملاقات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ایک سیاسی سفیر میں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی صورت میں آگے بڑھنے کے لیے حل تو یہی ہے نا کہ سیاسی جماعتیں خود آپس میں مل کے بیٹھیں. تو شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری ان کے ساتھ مل کے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ایسے کچھ عرصے پہلے خان صاحب نے آفر کی تھی پی ڈی ایم کو کہ ہم مل کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کمیٹی بنا لیں، ایجنڈا سیٹ کر لیں، ہم بات کر لیتے ہیں. اس پہ انہوں نے بڑا پہلے ہنگامہ کیا کہ جی ڈر گیا عمران خان اور بس ہو گیا، فلانا ہو گیا. پھر انہوں نے کمال یہ کیا کہ رانا ثناء اللہ کو انہوں نے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو اس وقت کام کر رہے ہیں انہوں نے نامزد کر دیا کہ جی یہ کمیٹی کو ایڈ کریں گے. اب رانا ثناء اللہ سے تو بات نہیں ہو سکتی، دیر از بیڈ بلڈ بٹوین دیز ٹو. وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا وہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ویسے ہی ان کو دینے کے لیے بہت کم کچھ ہے. یعنی یہ ہم سے اگر کہیں گے جی ان کے جو نیب کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں وہ ہم نہیں کریں گے. اگر یہ ہمیں کہیں گے جی ہمارے جو پیسے ایلیج منی جو یہاں پہ پڑی ہے اس کے اوپر آپ نہ بات کریں تو وہ آپ نہیں کریں گے. تو آپ آفر کیا کریں ان کو؟ ہمارے پاس آفر کرنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا ارلی الیکشنز میں بات کر لیتے ہیں ڈیٹ سیٹ کرنے کے لیے اور اس پہ کمیٹی بنا لیں. بٹ دے ریفیوز. سو اب اس کے علاوہ آپ بتائیں زرداری کے ساتھ بیٹھ کے یا بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ کے یا فار دیٹ میٹر شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے کیا حاصل ہوگا عمران خان کو؟ ٹھیک ہے. مریم نواز نے مطالبہ کیا ہے جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا، اس پہ کوئی کمنٹ؟ I have no comments. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں ان کا مطالبہ کر. وہ خیر ان کو تو پہلے سے ان سے بڑی نفرت تھی. وہ she has a lot against him. تو وہ جانے، لیکن مجھے نہیں کہ وہ کیوں مطالبہ کریں. ان کے پاس کوئی چیز سالڈ ہے تو لائیں اور کروائیں کورٹ مارشل جو مرضی کریں. درست ہے یا غلط ہے یہ مطالبہ؟ I don't know, I can't say. میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید جب تھے تو جب تو ان سے ملنے کے لیے یہ مطلب کیا کیا نہیں کرتے تھے، اور جب فیض حمید ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد یہ بات یہ کر رہے. اگر تو ان کے پاس کوئی کانکریٹ چیز ہے نا، جیسے خان صاحب کے پاس ہے کہ رجیم چینج کا حصہ تھے جنرل فیض، اور وہ جنرل ہمارے آرمی چیف جو تھے وہ ان کا حصہ تھے، تو اگر وہ خان صاحب کانکریٹ چیز پیش کر رہے ہیں اور وہ لا رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر جنرل فیض کے خلاف ان کے خلاف کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ جی ان کے خلاف کوئی سازش کی تھی انہوں نے اور بڑا انہوں نے کوئی ان کا گیم ٹاپل کرنے کے لیے کوئی گیم کیا تھا یا کوئی چیز کا حصہ تھے تو ضرور کریں. نہیں، جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے. جنرل فیض کے خلاف اگر کوئی کانکریٹ چیز ہے تو پھر نون لیگ سامنے لے کے آئے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس یا عمران خان کے پاس جنرل باجوہ کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ جب عمران خان کو بلا لیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا. عمران خان کے پاس بڑے شواہد موجود ہیں اس کے کہ جو سائفر ہوا، پھر اس کے بعد وہ سائفر کدھر گیا، پھر یہاں سے کیا بات. کون بلا لیں؟ آرمی چیف ملاقات کے لیے بلا لیں یا سپریم کورٹ بلا لیں؟ نہیں، آرمی چیف بھی بات کر لیں، سپریم کورٹ بلا لیں تو بہت اچھا ہے. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ٹیلی وائز کر لیں میری اسپیشی کو ٹی وی کے اوپر. اچھا، یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف ثبوت موجود ہیں عمران خان کے پاس، اور اگر آرمی چیف سے ملاقات ہو جائے تو وہ ثبوت وہ سامنے رکھ دیں گے آرمی چیف کے رجیم چینج کے. جی رجیم چینج کے. یہ آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ثبوت موجود ہیں؟ دیکھیے میں نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے نا. میں نے تو اپنے لیڈر سے سنا ہے اور میں نے ان کی جو بات سنی ہے اور جو بات وہ کر رہے ہیں، مجھے اس پہ 100% یقین ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ وہ رجیم چینج کا حصہ تھے جنرل باجوہ، اور وہ بار بار یہ بات مسلسل متواتر طریقے سے کر بھی رہے ہیں، تو کوئی تو چیلنج کر لینا. جس کو شک ہے وہ جا کے چیلنج کر لے، کورٹ آف لا میں ہی کر لے چیلنج. آپ نے سنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ عمران خان کے پاس شواہد ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے یہ بھی سنی سنائی بات ایک نکل آئے، جو شواہد ہے وہ بھی سنی سنائی بات ایک نکل آئے، کیونکہ بہت سنگین الزام ہوگا. اس کو جب آپ خان صاحب کو بات کریں گے یا کوئی چیلنج کرے گا یا کہیں عدالت بلائے گی تبھی بات پروو ہو سکے گی اس کی. میرے اور آپ کے ٹی وی پہ بحث کرنے سے ہوگا نہیں معاملہ.
ठीक। या आपको खान साहब मिल जाए तो आप खान साहब से खुद बात करें, उनसे पूछें। जाहिर है कि एक आदमी के पास जब ये सेंसिटिव मामला हैं बड़े, जी एक आदमी के पास जब इसके कोई शवाहिद मौजूद होते हैं या कोई चीजें होती हैं तो वो राइट फोरम पे उसको देना चाहता है या एक्सपोज करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो एक टीवी के ऊपर बैठ के या मेरी तरह के वर्कर से बैठ के वो अपने इन सारी चीजों को शेयर कर ले। बट आई हैव रीजन टू बिलीव दैट व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे इमरान खान साहब की अदालत पेशी के हवाले से। सियासी सरगर्मियों के लिए इमरान खान साहब, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सियासी मुखालिफिन की जानिब से कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए इमरान खान साहब दस्तियाब है लेकिन अदालत नहीं जा रहे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आई होप कि आपने देखा होगा, वहाँ पर भी ये जिक्र किया गया है कि 2022 से लेकर अब तक 7 दफ़ा बुलाया गया है अदालत की तरफ से इस केस के अंदर, तोशा खाना सिर्फ इस एक केस के अंदर, लेकिन खान साहब वहाँ नहीं जा रहे और ये बहुत तनकीद हो रही है शदीद किस्म की। देखिए, बात यह है कि इमरान खान के ऊपर 78 केसेस हैं। अगर इन 78 केसेस में पेशी के लिए इमरान खान आज से शुरू हो जाए तो वो एक यानी इमरान खान दिन में 3-3, 4-4 अदालतों में ही जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2 ये कि जिस शख्स ने इमरान खान के ऊपर गोली चलाई वो वीडियो के ऊपर उसके पेशियां हो रही हैं वीडियो लिंक पे, और जिस शख्स पे गोली चली जिसकी जान को खतरा है उसको अदालत में घसीटने की इधर आ गए। तो लिहाजा ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बताएं ना कि यही अदालतें थी जिन्होंने जब अरेस्ट करके ले जा रहे थे हमारे लोगों को, फवाद चौधरी को एंड ऑल, तो उन्होंने अदालत ने कहा कि शाम 5 बजे तक आईजी साहब भी यहाँ पहुंचे और फवाद चौधरी को बोले। उन्होंने कहा जी नहीं आते, वो इस्लामाबाद लेकर चले गए, कोई कंटेम्प्ट नहीं हुई। मरियम नवाज में देखता हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम ले लेके रोज बुरा भला कहती हैं, कोई कंटेम्प्ट नहीं लगती। उधर इमरान खान ने एक वो जज को कह दिया कि जी हम आपको कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपको देख लेंगे अब, तो वो आगे से उनके कंटेम्प्ट भी लग गई, खान साहब को जाके माफी भी मांगनी पड़ी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि चीजों में बड़ा फर्क है और रियली इमरान खान की लाइफ को खतरा है। ये कोई पॉलिटिकल गिमिक नहीं है। ठीक। आपकी अपनी पीडीएम की गवर्नमेंट जो है, सिटिंग गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, वो बार-बार कह चुकी है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, हमसे आज खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद सवाल जनरेट करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में डिबेट को, क्वेश्चन आंसर्स को जरा आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं सायरा बानो साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं, जीडीए की एमएनए हैं, सैयदा शहला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सीनियर रहनुमा हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध में, और सेंटर राना मकबूल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। शायरा बानो साहिबा, जो आज पंजाब में हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, किस तरह देखती हैं आप इसको? मुल्क तो पहले भी था लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे एक पुलिस स्टेट बन चुके हैं। मतलब ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि मतलब ये क्या हो रहा है। हम इवन दो गवर्नमेंट दे रही है जस्टिफिकेशन, वो कह रही है दफा 144 नाफिज थी, एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि अमन अमान का खतरा पैदा हो सकता है। ये अमन अमान का खतरा किससे? पुलिस वालों से या निगरान हुकूमत से? किससे अमन अमान का खतरा पैदा हो सकता है? अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी बात होती और ये जिन्होंने दफा लगाई हुई थी तो फिर उसके बाद जो होता वो देखा जाता। लेकिन इस तरीके से जो वीडियोस हम लोग देख रहे हैं, खैर टीवी पर तो बिल्कुल ही वो ब्लैकआउट किया हुआ है, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, इतना जुल्म कि वो आप यकीन नहीं करें कि वो शायद चल रहा था, मैंने ऊपर देखा नहीं था, मैंने कहा शायद अभी पिछले दिनों फलस्तीन में लोगों को मारा है, उनका एहतजाज हो रहा है। जितनी ये आंसू गैस की शेलिंग और ये रबड़ की गोलियां चलाई गई और पानी वाटर कैनन और ये और वो, और खवातीन के तो साथ जो ऐसे लग रहा था जैसे कश्मीर और फलस्तीन के वाकयात हैं। वो तो जब देखा तो फिर अच्छा, वैसे इस दौरान काफी फेक तस्वीरें भी आई हैं, वो लोगों के सर फटे हुए वगैरह, वो 2019 की तस्वीरें हैं, 2019 के एहतजाज की तस्वीरें, असातिज़ा के एहतजाज की। कैपिटल टॉक पे भी हामिद मीर साहब ने जो फुटेज वगैरह चलाए हैं उसके ऊपर तो हमारी पार्लियामेंटेरियंस भी थी, उसमें आलिया हमजा और बाकी 2-3 और लोग भी थे जी, उनके ऊपर भी हुआ तशद्दुद बहुत बहुत। मतलब मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, ये करना क्या चाहते हैं? मारना चाहते हैं, आवाज दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं पीटीआई को? मतलब करना क्या चाह रहे हैं? आवाज दबाने की जो बात कर रहे हैं इमरान खान पर, एक तो खुद नशरी पाबंदी लगा दी, जैसे आपने खुद भी कहा कि आज मीडिया पर तो ब्लैकआउट हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो भी एक आगे डायरेक्शन के, बिल्कुल रैली नहीं दिखानी, वो रैली नहीं करवानी और इनके ऊपर मुकदमात और ये करना। भाई आप सीधा सीधा कह दें कि आप इलेक्शन से आउट है, इलेक्शन नहीं होंगे ना, आपको हम देखना चाहते हैं। इसका तो यही मतलब होता है ना। शैला साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आप खुद भी एक खातून है। आज 8 मार्च और आज 8 मार्च खवातीन के दिन के मौके पे जो पीटीआई के खवातीन के साथ हुआ है, एमएनएस के साथ जो हुआ है, जो दीगर खवातीन के साथ हुआ है, और पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत के अंदर आप लोग तो
आइन की बालादस्ती, जमहूरी तकाज़ों की, पार्लिमानी रिवायात की बालादस्ती की बात करते हैं। आपकी नाक के नीचे ये क्या हो रहा है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये प्रोविंशियल मैटर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया है। मैं समझती हूँ कि आलमी दिन क्या, आप किसी भी पॉलिटिकल वर्कर हैं अगर वो बाहर निकले हैं, ये नहीं होना चाहिए, मैं मजम्मत करती हूँ। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जो केयर टेकर सेटअप जो भी कर रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी कर रही है, वो आपके बिहेस्ट पे कर रही है। ये वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि बिजली की रफ्तार से ट्रेन लानी, तो ये मैं उनकी कहे कि वो नहीं हूँ। अच्छा चले, इमरान पे नशरी पाबंदी और रैलियों के नशर करने पर पाबंदी, ये तो पेमरा की तरफ से आई ना, जो कि आपके अंडर फॉल करता है। अच्छा देखिए जी, पैका का कानून मैंने तो नहीं लाए, यही लेकर आए थे। दूसरी बात ये है कि इनको इजाजत नहीं मिली थी, डीसी की तरफ से इनको इजाजत नहीं मिली थी, और दफा 144 है। और एक बात जो बहुत बड़ी है वो ये है कि जब ये इन्हीं कारकुनान के साथ कोर्ट जाते हैं तो इन्हें जान का खतरा होता है, और आज इन्हीं कारकुनान के साथ वो निकले तो इन्हें जान का खतरा नहीं था। तो ये वाली बातें भी की जा सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं समझती कि ये होना चाहिए। नहीं, आप लोग बयान तो दे देते हैं पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन हुकूमत में रहते हुए जो आपके इकदामात है वो आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है ना। पेमरा तो आपके नीचे है, ये आप कह रहे हैं कि ठीक है जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करवा दी। सिंध में तो ऐसी कोई बात हुई है, सिंध में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, इससे पहले भी इन्होंने की है। लेकिन जो सीधी बात है इस वक्त, सायरा आपकी इस बात पे हंस रही हैं। कैंपेन आगे भी कैंपेन चलेगी, और कैंपेन के नाम पे वो निकले हैं, और इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए। सायरा, सिंध के एहतजाज हुआ था 8-9 माह पहले, उसकी एक तस्वीर आपने देखी होगी कि पुलिस वाले ने खातून को उठाया हुआ था एक हाथ से और दूसरी हाथ से। उसके ऊपर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने असेंबली में बात की थी कि ये सब कुछ क्या है, को कैसे मारा जा रहा था। हमने भी देखा था कि कैसे वहाँ पर हुआ था, वो गरीबान तक पुलिस के हाथ डाला जा रहा था, और पुलिस मोबाइल को तोड़ा जा रहा था। 25 मई के भी शिकवे थे, 25 मई के भी, 25 मई पिछले साल के भी शिकवे थे पीटीआई को सिंध में, जीडीए को भी सिंध में 25 मई के भी शिकवे थे। शहला साहिबा, चले आपका जवाब मुकम्मल हो गया। सेंटर राना मकबूल साहब, किस तरह जस्टिफाई करेंगे दफा 144 तब नाफिज की गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि वो एक सियासी रैली निकालना चाहते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। आप माशाल्लाह पुलिस के सरबराह भी रहे हैं, आपको पता है कि पुलिस ऑपरेट किस तरह से करती है, गवर्नमेंट किस तरह से ऑपरेट करती है, ऑर्डर्स कहां से आ रहे होते हैं। फिर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि दफा 144 बरतानवी साम्राज्य की निशानी है कि जहां पे साम्राज्य अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज को रोकने के लिए इस तरह की दफात नाफिज किया करता था। राना मकबूल साहब, आज आपकी हुकूमत वही काम कर रही है, वही साम्राज्य की याद ताजा कर रही है। देखें जी, पहले मुझे आप इजाजत दें, मैं सलाम पेश करता हूं टू ऑल 3 इलस्ट्रियस ऑनरेबल लेडीज जो हैं, आप तशरीफ रखती हैं। आज चूंकि खातीन का दिन है, तो दुनिया के एक इल्म फजल के बादशाह ने कहा था कि शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, लेडीज के बारे में, शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से जिंदगी का सौदे दरूं, मुकाल माते फलातून लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून, इलामा इकबाल है। तो खातीन के जो मुकाम के बारे में जो उन्होंने अपने अकीदत पेश की है, ये हम सबका फर्ज है कि इसी अकीदत के साथ खातीन को देखें भी और उनका अदब एहतराम भी करें, और उनके साथ तर्ज सलूक भी इसी तरह का होना चाहिए। दुरुस्त। अब आपने बात की है आज जो हुआ है, इसी 8 मार्च खवातीन के आलमी दिन पे खवातीन पे तशद्दुद किया गया है पंजाब में। राना मकबूल साहब, मैं यही बात कर रहा हूँ। एक तो किसी ने ओवरडू किया है या एक्सेस की है, लेकिन शायद रजा साहब ने कितनी असूली बात की है कि भाई अगर कानून आपको इजाजत नहीं देता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपको इजाजत नहीं दी, 144 जो है वो लगाई गई है,
तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सर 144 लगाई ही इसलिए गई ताकि सियासी रैली को रोका जा सके। 144 क्यों नहीं, लगाई नहीं, तो जाती है इसीलिए आपको होती पता है? है। इसीलिए होती है ना, इसीलिए साम्राज्य होती की है। निशानी है ना सर। 140 लगा सकती है। 144 कायदे आज़म इसलिए के होती मज़ार है। के बाहर हमेशा 144 होती है। रेड जोन में 144 हमेशा जाना मना बिल्कुल होता है। होती है। ये एक सूबे का इख्तियार है। ये साम्राज्य 144 ये साम्राज्य की अपने निशानी के है। लिए है। साम्राज्य की 144 निशानी है। अपने ये आमा साम्राज्य के की लिए निशानी है। शैला साहिबा इसको क्या- डिफेंड ना नहीं, करें और राना मकबूल साहब इसको नहीं, डिफेंड ना मैं- करें। मेरी और बात- 144 नाफिज किया गया जब इमरान खान ने रैली का अनाउंस लगाई किया। जाती है, निकलवा दे। राना साहब, आइंदा पीटीआई की मेरी- हुकूमत आए, मेरी- मेरी 144 बात निकलवा दे सुनिए, आइन मेरी से। बात सुनिए। राना साहब, आप एक शुस्ता शाइस्ता खातून हैं। आपको पता है किस तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्या करते हैं, क्या कमोशन करते हैं। आपको याद होगा कि 144 जब होती थी पहले, और जो डिसिप्लिन लोग होते थे वो 5 से कम तादाद में मार्च करते थे, लेकिन 5 की तादाद होने नहीं होते थे। हजारों लोगों का जुलूस निकलता था 144 में, लेकिन 144 को वायलेट नहीं करते थे। ये डिसिप्लिन था, एक कानून का एहतराम था। ये फ्री फॉर ऑल जैसे किया जाता है कि आप एक तरह की सर आप डिफेंड कर रहे हैं जो आंसू गैस की शेलिंग हुई है, जो रबड़ की गोलियां चलाई गई हैं, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो खवातीन से बदसलूकी। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये देखें आप, उन्होंने कानून को वायलेट किया। आगे से अगर पुलिस की फॉर्मेशन ने को ओवरडू किया है या आप समझते हैं कि वो कंपैटिबल फोर्स इस्तेमाल नहीं हुई, ज्यादा फोर्स इस्तेमाल हुई है, तो दिस इज सब्जेक्ट टू इंक्वायरी। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जहां जहां एक्सेसेस हुई हैं, जिसने की हैं, उसकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। अच्छा। और इस कमोशन को बर्पा करने के लिए जिसका रोल है, और लोगों को बजवाओ और पथराव करवाओ और फिर जख्मी करवाओ पुलिस वालों को, फिर पुलिस वाले आगे से रिएक्ट करें। दिस इज व्हाट दे वांटेड एंड दे हैव सक्सीडेड इन देयर पर्पस कि वो एक कमोशन बर्पा कर रहे हैं, एक शमोदर कर दें, शहर में बेअमनी कर दें। सर वहां पर जो बेअमनी कर रही थी माजरत के साथ, तो पुलिस कर रही थी। जिस तरह पीटीआई की गाड़ियों पर डंडे मार मार के तोड़, देखें अदालतों में जाते हैं, पुलिस कर रही थी ये काम सर, लेके चले जाते हैं, वहां जाके शीशे तोड़ देते हैं। कुछ तो डिसिप्लिन रखें ना। अच्छा, ये बात मैंने तय कर दी है जो आप जमातों में बहुत डिसिप्लिन है, ये रखें डिसिप्लिन। कि अगर पुलिस ने ये ज्यादती की है, इट शुड बी इंक्वायर्ड बाय ए मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एनी फोरम। सर ये तो मिट्टी पाव वाला काम होता है ना, ये आपको पता है सर, ये दाखिले दफ्तर जब करना हो ना, फिर ये मिट्टी पाव वाला काम होता है। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। फिर क्या करें आप मुझे बताएं ना, अगर आप इंक्वायरी ना करेंगे तो क्या करेंगे? सर दूसरा एक और मामला भी है ना, लॉफुल एक्शन आप कैसे लेंगे? एक और मामला भी है ना इसी से जुड़ा जिसमें आपकी गवर्नमेंट बरह रास्त मुलव्विस है, उस पर जरा सवाल कर लेते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, एक ब्रेक लेनी है, लाइव प्रोग्राम है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, डिबेट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है सैयदा शहला रजा साहिबा, सायरा बानो साहिबा और सेंटर राना मकबूल साहब। सायरा बानो साहिबा, जिस तरह शहला रजा साहिबा और सेंटर राना मकबूल साहब कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये वजूहात हो सकती हैं इस तरह से जो पंजाब में आज हुआ, आप समझती हैं कि पीटीआई पे क्रैकडाउन गवर्नेंस के मसाइल को हल कर सकता है इस वक्त जितना केओस है तमाम इदारों में, तमाम गवर्नमेंट के मामलात में? सॉरी, पीटीआई का क्या? पीटीआई पे जिस तरह क्रैकडाउन हो रहा है, क्या ये गवर्नेंस के मसाइल हल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ चीज़ें तो इन सब के हाथ से निकल चुकी हैं, वरना गवर्नमेंट है या कोई भी, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा शायद आपका सवाल नहीं समझे। आई एम सॉरी। पीटीआई पर जो क्रैकडाउन हो रहा है इस वक्त, क्या इससे गवर्नेंस के मसाइल हल हो जाएंगे? यही कह रही हूं, इमरान खान की गिरफ्तारी से मईशत ठीक हो जाएगी? के ये लोग अपने, इनके दिमाग में शायद ये है कि इससे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ये कि इनका वो कहते हैं ना कि बाकी इदारों या पूरे मुल्क की तरफ ये 22 करोड़ जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान इस वक्त एक शख्स की तरफ है, और ये समझ रहे हैं कि शायद इस पीटीआई को दबाने से या ये करने से इनके बाकी मसाइल हल हो जाएंगे। बात ये है कि ये कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए, और ये खुद साख्ता ये समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल या तमाम मसाइल की जो जड़ है वो एक बंदा है, जो इस बंदे को हमने खत्म किया और ये किया। तो इनका वो बयानिया नहीं बिक रहा। वो कहते हैं कि जेल में डाल दे तो पाकिस्तान के मसाइल। आवाम की आंखें खुल चुकी हैं। मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, मुस्लिम लीग फंक्शनल को, लेकिन अब ये चूरन नहीं बिकेगा जो ये दो जमातें बेचने की कोशिश कर रही हैं। अब आवाम की आंखें खुल चुकी हैं, ये नहीं बिक सकता। और इस वक्त जो गवर्नेंस के मसाइल का हल है, जो सूरत हाल है, जो केओस है, खासतौर पे मैं पीआईए की एक स्टोरी सुन रही थी, पायलट्स इस वक्त हड़ताल पे गए हुए। इनसे सवाल कीजिए, इनसे कुछ भी कीजिए कि झूठ दर झूठ हर बात का। मुझे समझ नहीं आती
कि अभी इस वक्त जो भी चीज है वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं कि जो 4 साल में हुआ, यानी कि इन 75 साल मुल्की तारीख का जितना भी जो भी प्रॉब्लम हुआ क्या वो पिछले 4 साल में हुआ। और मैं अब आपके इस प्रोग्राम में आपको ये बता रही हूँ कि अभी भी इन्होंने आंखें नहीं खोली, जो कि मेरे ख्याल में टाइम नहीं है। हज ऑपरेशन PIA नहीं कर सकती, ये आप लिख लीजिए कैसे? अपने प्रोग्राम में, बिकॉज पायलट्स रिजाइन कर रहे हैं, पायलट्स रिजाइन कर रहे हैं। और ये पायलट्स का ये जितना भी प्रॉब्लम पायलट्स क्यों रिजाइन कर रहे हैं? इनकी पॉलिसीज की वजह से, इनकी पॉलिसीज की वजह से नहीं, जाहिर है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, बिकॉज के वो ये जो PIA का वो कहते हैं ना कि एक ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई, वो एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक साहब के दौर में की गई है। तो आप मुझे बताएं कि ये कमर्शियल एयरलाइन है, इसको कोई फाइटर पायलट नहीं चला सकता। ये PIA है, खुदारा इसको PIA ही रहने देते, इसको हम एयरफोर्स 1 ना बनाते तो ज्यादा अच्छा था। बाकी आप PIA ले लें, रेलवे ले लें, इवन आज स्टेट बैंक की एक मीटिंग में अटेंड करके आई, सब ले लें, कुछ भी नहीं है, खजाने खाली हैं, इदारे डिफॉल्ट कर चुके हैं। कल सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने पेशावर हाईकोर्ट में कह दिया है कि सुई गैस तो डिफॉल्ट हो चुका है। जी, PIA भी हो चुका। अब ये एक वो कह रहे हैं ना कि एक लाश को घसीट रहे हैं, शायद ये मेरे अल्फाज किसी को बुरे लगे कि मुल्क के उसके लिए, जैसे स्टील मिल का हाल किया है वैसे ही PIA, बस ये 1-2 माह में आपको पता चल जाएगा। हज ऑपरेशन PIA से नहीं हो सकता, बिकॉज 20 पायलट्स जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए, 65 एज हो रही है, वो रिजाइन कर रहे हैं। 20 का जो रेजिग्नेशन है वो पाइपलाइन में, और 15 को डरा धमका के बैठे हुए। ये जब 45 ये सब चले जाएंगे, ये मैं आपको 777 एयरक्राफ्ट के पायलट्स की बात कर रही हूँ, 320 या ATR के पायलट्स या फर्स्ट ऑफिसर्स की बात नहीं कर रही, फुल फ्लैश कैप्टन 40 आवर्स 600 आवर्स, इस टाइप की मैं बात कर रही हूँ। शैला साहिबा जवाब दीजिएगा इसका जरा। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, जहां से आपने बात शुरू की थी, कि अगर 144 प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लगाई है तो एक लीडर को चाहिए कि वो कानून की पासदारी करे, लेकिन कानून की पासदारी उसे न अदालत के बुलाने पे करनी है, न वहां जाने के लिए करनी है, और वहां पे भी उसने ये प्रेशर देना है कि आप मुझे अदालत बुलाएंगे तो मेरे साथ इतने लोग आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान नहीं है। इमरान खान नहीं है इस वक्त। इमरान खान अदालत में जाता है नहीं जाता, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है। आप मुझे बात करने दे जी करें। मुझे बात ना, आप दोनों बात। तो आज भी उन्होंने कानून की पासदारी नहीं की। अच्छा। और बहुत सारे चैनल्स ये भी दिखाते रहे कि किस तरह पुलिस पे अटैक होते रहे। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मैं इन वाकयात की मजम्मत करती हूँ। जहां तक बहन बात कर रही हैं अचानक से PIA की तरफ जाकर, तो क्या आपको मलिक गुलाम सरवर का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे जो पायलट्स हैं ये बिल्कुल मैं उसी की बात कर रही हूँ। और अगर मैं पिछली गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, सिस्टम है वो आप बात कर लिए, देखे ये तरीका नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने बात की है, मैंने पिछले एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक की भी बात की है। जब आपकी बारी आए फिर बता दीजिएगा। अच्छा शैला ये तरीका नहीं है। अच्छा शैला साहिबा, वो सिर्फ जवाब देते तरीके नहीं बताए। वो सिर्फ कमेंट कर रही थी कि उन्होंने पिछली हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया है। बात करें, मैं क्विट कर जाती हूँ अगर आपने इसी तरह करना है कि मेरी बारी में आप भी बोलेंगे भी बोले, मैं प्रोग्राम छोड़ देती हूँ। अच्छा शैला साहिबा आप जवाब दें। अच्छा शैला साहिबा आप जवाब दें, चल आप जवाब दें। ना मैं इनकी सारी बातें सुन रही थी, किधर से किधर किधर से किधर, तो मैं तो नहीं बोली उसमें। अच्छा चल आप जवाब दें। तो तरीका यही होता है कि हमने भी उस वक्त के हालात देखे थे कि सारे हमारे पायलट्स के साथ क्या हुआ था, और हमें वो भी याद है कि उन्हीं वजीर साहब ने जो गैस के बिल्स वगैरह के ऊपर काम किया था और वो लोगों से ज्यादा ले लिए थे, और उसके बाद फिर दौस आशिक अवान साहिबा ने कहा था कि लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं कर रहा मैं। और फिर हमें ये भी याद है कि लोगों को झांसा दिया गया था कि 30 डेज के अंदर अगर इतनी बिजली इस्तेमाल की तो ये होगा, लेकिन जब उनको बिल भेजे जाते थे तो वो 34 डेज के भेजे जाते थे, 36 डेज के भेजे जाते थे। ये सारी नौसरबाजियां भी हमें मालूम है कि कहाँ से हुई कहाँ तक नहीं। हम इन पे मलबा कैसे न डालें जब इनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 3 साल 8 महीने कोई फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं थी। उसने कहा इनकी शराइत सख्त थी। उसने कहा कि दूसरे ने कहा जो इनके वजीर दाखिला रह चुके हैं कि क्योंकि हमें मालूम था कि हम जाने वाले हैं तो हम मईशत पे बारूदी सुरंगें बिछा गए। तो बीबी मैंने तो नहीं कहा था कि आप
माहिदा करें IMF से ऐसा जिसमें आपको 17% सेल्स टैक्स करना हो, फिर आप 0 कर दें सेल्स टैक्स को। मैंने तो नहीं कहा था कि पेट्रोलियम लेवी पे आपको 25 से 50 बढ़ाने हो, लेकिन आप ये ना करें। मैंने तो फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में माहिदा नहीं किया था जो हुकूमत ने किया, और उसमें सब्सिडी नहीं दी थी, लेकिन आपने सब्सिडी दी। तो ऐसा ना करें। हमने नहीं कहा था कि जो 2 हुकूमतों ने 10 साल में कर्जा नहीं लिया इतना, आप 3 साल 8 महीने में 34.8 बिलियन कर्जा लें। ठीक है शैला साहिबा, आप इजाजत दें, वक्त जरा जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ी सी बढ़ी, तो आप कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। भाई आपके इंपोर्ट के बिल डबल हैं। तो अच्छा इजाजत दें, अब जरा वक्त कम रह गया, इजाजत दें, मैं जरा सेंटर राना मकबूल साहब से भी इसका जवाब ले लूं। राना मकबूल साहब, आपका कमेंट प्लीज। देखो जी, मैं उस दिन सेनेट में था जिस दिन आला हजरत सरवर अवान साहब ने ये बयान किया था, और वो सारी दुनिया में बयान किया था। वो एक ऐसा था जैसे कोई हमाकत का और बेवकूफ़ी का हमालिया है, जिसने कहा कि हमारे जो हैं 70% या 50% या 75% जो है पायलट हैं, उनकी संदेह जाली हैं, उनकी संदेह जाली हैं। जब वो दुनिया में ये मैसेज गया तो ये लाइफ और सिक्योरिटी का मसला होता है। उन्होंने कहा जी आपके पायलट जहाज हमारे मुल्कों में नहीं उड़ा सकते, ना यहाँ आ सकते हैं। यानी आप देखें, कोई अपना कोई सेल्फ एनालिसिस भी तो करना चाहिए ना। वो इन्हीं की गवर्नमेंट का हिस्सा था ना, सारा बानो साहब की गवर्नमेंट का हिस्सा। शाला रजा साहब ने ठीक कहा कि आपने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर आपने उस एग्रीमेंट को बिट्रे किया, और जो जुल्म पाकिस्तान के ऊपर हुआ है और जो सारे अवाम उसका चुका रहे हैं, वो उसी जुल्म की वजह से हुआ है। उन्होंने जो शर्तें रखी थी आपने मानी, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने साइन किया, बाद आपने वादा खिलाफी की, जो एक बहुत बड़ा जुर्म है, वो एक कौमी जुर्म है। आपने तो ये भी क्या किया कि इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा करो कि बताओ IMF को कि हम पैसे नहीं दे सकते हैं ताकि ये डिफॉल्ट कर जाए। आपके अगर इंटेंशन ऐसे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, उसकी सबूत हो, एविडेंस हो, तो फिर आप आपको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन सायरा साहब इसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ एक सेकंड, मैं अपने दोनों क्या कह रहे हैं कि साथी मेंबरान को बताना चाह रही हूँ कि एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक की बात की है तो वो PTI गवर्नमेंट में ही थे, और मेरे अल्फाज पे अगर आप गौर करते हैं तो मैंने कहा जो आखिरी ताबूत में कील ठोकी है वो अरशद मलिक साहब ने ठोकी है। और अगर मेरा बस चलता तो जो बयान वजीर साहब ने दिया उस पे उनको टांग देना चाहिए सरेआम, जो उन्होंने PIA अपनी हमारी एयरलाइन को इस पे बिठा दिया। आप बात का कॉन्टेस्ट नहीं समझे और आधी बात पर आप लोग बात करना शुरू हो गए, और ये कहा था आखिरी खराबियां थी वो आज तक कंटिन्यू हो रही हैं, और उसमें केओस में इजाफा हो गया। आखिरी कील, बाकी कीलें जो ठोकी गई हैं वो नून लीग के दौर में जो रूट बेचे गए हैं, और जो पीपल्स पार्टी ने इतनी ज्यादा, वो कह रहे हैं ना कि इतनी ज्यादा भर्तियों के मुंह खोल दिए। अब ये एक और डिबेट का टाइम है, शहरा साहब इस पे जवाब देना चाहेंगी, टाइम मेरे पास बिल्कुल। आपका तो काम ही यही था इमरान की गवर्नमेंट में लोगों को पकड़ पकड़ के ये करना। जो भी आपने जिसका भी हवाला दे, इस तरह भट्टा नहीं बैठा था कि आपकी फ्लाइट्स को इजाजत नहीं मिल रही थी, लोगों ने सफर करना छोड़ दिया था, फॉरेनर्स ने आपके दौर में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। टाइम बिल्कुल भट्टा बैठ के बताइएगा। मैं तो कब कह रही हूँ कि नून लीग ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अपने आप को मासूम करके खड़ा। मैंने कहा ताबूत में आखिरी कील, ताबूत में, और मैंने ये भी बोला कि जिसने बयान दिया उसको टांगना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयदा शायद रज़ा साहिबा, सायरा बानो साहिबा और सेंटर राना मकबूल साहब। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। सॉरी टू कट यू इन, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।